हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों ने क्लास को देखा होगा, वो बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ा भी होगा। तो हम लोग देख रहे थे क्या अपनी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी 1500 क्वेश्चंस की, जो आपके क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे आपको एनए के एग्ज़ाम में। तो हम लोग उसको आज कंटिन्यू उसी के आगे से कर रहे होंगे। जो क्वेश्चन अपना लास्ट हुआ था कल, आभूषण बनाने में सोने के साथ सामान्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो कल ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा था। उसके आज बाद का जो आज का क्वेश्चन है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है कि मैग्ने जो हमारा मैग्नीलियम है एक मिश्र धातु है। मैग्नीलियम इज एन एलॉय ऑफ। तो ऑप्शन दिया गया आपको मैग्नीशियम और कॉपर। ऑप्शन बी दिया गया एल्यूमिनियम और कॉपर। सी दिया गया मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। लास्ट दिया गया इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें किसकी बेटा, मैग्नीलियम की, ठीक है। किसकी बात कर लें हम, मैग्नीलियम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये जो मैग्नीलियम है ये किसका मिश्रण होता है। तो देखो आगे क्या आ रहा है मैग, यानी इसमें आ जाएगा मैग्नीशियम और बाद में क्या आ रहा है लियम, तो एल्यूमिनियम। तो ये दोनों मिश्रण होता है किसका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम बेटा, ठीक है। तो मैग्नीलियम पूछा जाए कि मैग्नीलियम एक मिश्र धातु है किसकी, तो आप कहोगे सर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। किसकी, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की ये एक मिश्र धातु हो जाती है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम किस में आता है, आप कहोगे सर ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका, एस ब्लॉक का। ये आपका होता है, देखा होगा आपने, कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरह की रहती है बेटा, ठीक है। इस तरह की रहती है आपकी पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप देखते हो मैग्नीशियम कहाँ रहता है, किस लाइन में रहता है, बेरिलियम बारी। यहाँ पे आप देखो लिथियम, इधर रहता है बेरिलियम, इधर मैग्नीशियम आता है, मतलब सेकंड ए ग्रुप में आता है। किस में, सेकंड ए ग्रुप में आता है। अगर आपसे कहा जाए बताओ ये किस ग्रुप में आता, तो कहोगे सर सेकंड ए ग्रुप में आता है। साथ ही साथ इसे बोलते हैं हम क्या, एल्कली अर्थ मेटल। अगर कह दें क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है किस में आता, तो आप कहोगे एस ब्लॉक का एलिमेंट है ये। किस ब्लॉक में आता, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ग्रुप में आता है, तो सेकंड ए ग्रुप में आता है बेटा। किस में आता है, सेकंड ए ग्रुप में आता है। और साथ ही साथ ये किसका है, तो कहोगे क्षारीय मृदा धातु। यहाँ पे लिख लेना क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु बेटा, क्षारीय मृदा धातु यानी अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है ना, एल्कली अर्थ मेटल। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सेकंड ए ग्रुप के क्षारीय मृदा धातु में आता है। और इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो कितना हो जाता है, 12 बेटा। कितना हो जाता है, 12। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसके अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारा हो जाता है 13 यानी 13। बचे हुए भी कुछ हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कॉपर है, तो कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर क्या है, सी, क्या होता है, सी हो जाता है बेटा कॉपर, सी हो जाता है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 29। कितना हो जाता है, 29। और अगर जिंक की बात कर लें साथ ही साथ, तो लगे हाथ देख लो, ये भी 30 हो जाता है। कितना, जिंक की बात की जाए तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 हो जाता है। बचा आपका क्या, सारे हो गए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सारे हो गए। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका बेटा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैग्नीलियम एक मिश्र धातु है किसका, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब पोटेशियम पर मैग्नेट को क्रिस्टल बीकर में पानी के तल पर रखा जाता है, तो बताओ बिना हिलाए पूरा पानी बैंगनी हो जाता है, तो इसका उदाहरण। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वितरण, अंतर्वेधन, विसरण या निस्सरण। तो ध्यान रखना आप बेटा, किसकी, पोटेशियम पर मैग्नेट की बात की जा रही है। अगर हम बात करें पोटेशियम पर मैग्नेट के फॉर्मूले की, तो वो हो जाता है आपका KMnO4। क्या, KMnO4। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पोटेशियम परमैग्नेट का, पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला हो जाता है बेटा, ठीक है। विसरण की खोज की बात की जाए कि बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन आप पहले टिक कर लो, विसरण, जिसे आप डिफ्यूजन कहते हो। क्या कहते हो, डिफ्यूजन कहते हो बेटा। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा KMnO4। क्या हो जाएगा, KMnO4। और सबसे अगर हम प्रसिद्ध उदाहरण की बात करें KMnO4 का, किससे, तो पानी में विसरण। किसमें लिखना चाहो, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इसका, सबसे फेमस एग्जाम्पल
सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बेटा, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण KMnO4 का, KMnO4 का पानी में विसरण। किसमें? वाटर में, वाटर में डिफ्यूजन यानी पानी में विसरण। ठीक है ना। तो अगर हमने किसकी बात की, KMnO4 की बात की, तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है किसका है, पानी में विसरण के साथ इसका उदाहरण हो जाता है। अगर तुमसे कोई पूछ दे बताओ कि विसरण की खोज किसने की थी, तो तुम कहोगे सर थॉमस ग्राहम के द्वारा की गई थी। किसकी खोज? इस विसरण की। तो लिख लेना यहाँ पे विसरण की खोज। विसरण की खोज पूछ ले कि बताओ किसने की थी, तो आप कहोगे सर थॉमस ग्राहम। किसने की थी? थॉमस ग्राहम के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। विसरण जिसे आप डिफ्यूजन कहते हो, तो खोज किसके द्वारा की गई थी? थॉमस ग्राहम के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और KMnO4 ध्यान रखना, बहुत पूछा गया है कि बताओ पोटेशियम परमैंगनेट किसे कहते हैं, तो KMnO4 को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्रवों के संबंध में सही कथन चुनिए, मतलब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज केवल गैसें द्रव की तरह व्यवहार करती हैं, मतलब ओनली गैसेस बिहेव एज फ्लूइड्स। ठीक है। बी दिया गया गैसें और ठोस द्रव की तरह व्यवहार करती हैं, गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव एज फ्लूइड्स। सी दिया गया गैसें और द्रव द्रव की तरह व्यवहार करती हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया बेटा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है गैसेस एंड लिक्विड्स, मतलब जो हमारे गैस है और द्रव है। आप अवस्थाएं जानते हैं सभी लोग, ठोस, द्रव, गैस, ये अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो जो आपको कह रहा है कि गैसें और द्रव किसकी तरह व्यवहार करती हैं, लिक्विड्स की तरह व्यवहार करती हैं, यानी हमारे द्रव की तरह व्यवहार करती हैं। तो आप ध्यान रखना ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बेटा सी राइट हो जाएगा। कौन सा? सी राइट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ श्यानता क्या होती है, श्यानता। ठीक है, श्यानता के बारे में भी देख लेंगे। तो ध्यान रखना आप, जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि द्रवों के संबंध में तो गैसें और द्रव किसकी तरह व्यवहार करेंगी, द्रव की तरह व्यवहार करेंगी। ठीक है। अगर देखें कि द्रव वे पदार्थ हैं जो बहते हैं और आकार ग्रहण करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड की, लिक्विड आप सभी लोग जानते हो, पानी ले लो, दूध ले लो। ठीक है ना। ये सब क्या है, लिक्विड है, मतलब जो फैल सके जमीन पर, यही होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि वे पदार्थ, क्या, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो बहते हैं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो क्या करते हैं बेटा, जो बहते हैं। ठीक है ना। और क्या, आकार ग्रहण करते हैं, और आकार ग्रहण करते हैं, और आकार ग्रहण करते हैं, आकार ग्रहण करते हैं। ठीक है। फिर अगर कहा जाए और भी आइडेंटिटी बताओ, तो सबसे मुख्य विशेषता इसकी हो जाती है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता। क्या सबसे मुख्य विशेषता देखती है अगर, तो सबसे मुख्य विशेषता, भैया पानी जैसा फैलाओगे वैसा आकार लेगा, कहीं फैलते ही चला जाएगा, वो जैसा स्पेस दोगे वैसा ही, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता। तो इसकी सबसे मुख्य विशेषता अगर आपसे पूछ ली जाए, सबसे मुख्य विशेषता आपसे पूछ ली जाए तो क्या, निश्चित आकार नहीं, निश्चित आकार नहीं, मतलब अनिश्चित आकार, इनडेफिनिट शेप कह सकते हो बेटा। क्या, निश्चित आकार नहीं, मतलब इनडेफिनिट शेप कह सकते हो, निश्चित आकार नहीं, निश्चित आकार नहीं होगा। ठीक है। और आयतन में क्या होता है, द्रव में निश्चित होता है, आयतन द्रव में निश्चित होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन कहा गया कि गैसें और द्रव किसकी तरह व्यवहार करेंगे, तो लिक्विड की तरह ही व्यवहार करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्था कौन सी है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर पार्टिकल्स। ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपका, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बेटा पानी, वायु और ऑक्सीजन। सेकंड दिया गया वायु, चीनी और तेल। थर्ड दिया गया ऑक्सीजन, पानी और चीनी। तो देखो क्या बात कर रहा है, कह रहा कि बताओ आकर्षण बल के बढ़ते हुए। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो आप, दिया गया ऑक्सीजन, मतलब ठोस से किसकी तरफ, चीनी। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, फिर क्या है, लिक्विड है, फिर क्या है, ठोस है। तो एक फॉर्म में दिया गया बेटा गैस,
लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में जो इसका रूप होता है। तो आप ध्यान रखना, ऑक्सीजन, पानी और चीनी, किसकी बात कर रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। ठीक है, अगर हम बात करें आकर्षण बल जो होता है हमारा सबसे कम किस में होता है, तो आप कहोगे सर जो हमारा आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है सबसे कम गैसों में होता है। ठीक है, लिख लो बेटा। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जो हमारा आकर्षण बल है, जो हमारा आकर्षण बल है सबसे कम किस में होता है? सबसे कम, सबसे कम किस में होता है? तो कहोगे सर गैसों में। सबसे कम गैसों में होता है, सबसे कम गैसों में होता है। और देखो ऑक्सीजन हमारी क्या है? गैस ही तो है, तो सबसे कम किस में हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस, सबसे कम ऑक्सीजन गैस। ठीक, और सबसे अधिक किस में होता? तो आप कहोगे सर आकर्षण बल सबसे अधिक ठोसों में होता है। किस में होता है? ठोसों में। और आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक किस में होता है बेटा? ठोसों में, सबसे अधिक ठोसों में। और ठोसों में क्या है आपका? चीनी। और मध्य में कौन रहेगा? तो आप सभी लोग जानते हो मध्य में हमारा लिक्विड आ जाएगा, यानी द्रव आ जाएगा जिसे आप पानी कहोगे। तो ये देखो यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपकी क्या है बेटा? ऑक्सीजन गैस है। वाटर आपका क्या है? ये लिक्विड है आपका। और शुगर आपका क्या है? ठोस यानी सॉलिड है। तो आकर्षण बल यही पूछा गया था एक क्रम में, गैस में सबसे कम, सॉलिड में सबसे ज़्यादा और लिक्विड में आपके मध्य में। तो आप सारी बातें क्लियर कर चुके हो। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, पानी और चीनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम कह रहा कि बताओ द्रवों में कणों के अस्तित्व और गति का सबसे अच्छा प्रमाण किसने प्रदान किया था? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं जॉन डाल्टन, बी ऑप्शन दिया गया थॉमस एडिसन, जे थॉमसन और रॉबर्ट ब्राउन। कह रहा द्रवों में कणों के अस्तित्व और गति का सबसे अच्छा प्रमाण किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहोगे सर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर, रॉबर्ट ब्राउन। अगर हम बात करें जॉन डाल्टन की, जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, एटम थ्योरी लिख लेना। इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया बेटा, इन्होंने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत। क्या दिया? तो कहोगे सर परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या दिया? तो वैद्युत बल्ब की खोज की थी, लिख लेना, वैद्युत बल्ब की खोज की थी। वैद्युत बल्ब की खोज करने वाले हमारे कौन हो जाते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन और जे थॉमसन या जे टॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है ना, तीन चीज़ें आप ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक प्रोटॉन हो जाता है और एक न्यूट्रॉन हो जाता है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है केमिस्ट्री के भी यहाँ पे बेटा, इनकी खोज अक्सर पूछी जाती है आपसे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे टॉमसन हो जाते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हमारे जे टॉमसन या थॉमसन कह सकते हो आप। ठीक है, टॉमसन या थॉमसन, TH भी लिखा सकता है, लिख लो आप तो थॉमसन ही, थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे टॉमसन हो गए। प्रोटॉन की खोज करने वाले गोल्ड स्टीन, कौन हो जाते हैं? गोल्ड स्टीन बेटा। अगर ऑप्शन में गोल्ड स्टीन नहीं मिलेगा तो आप करोगे टिक किसको? रदरफोर्ड को टिक कर रहे होगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्ड स्टीन है तो आप रदरफोर्ड को टिक ना करना, क्योंकि रदरफोर्ड ने काम क्या किया था? इन्होंने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था, ना कि प्रोटॉन की खोज की थी ना। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन हो जाते हैं? जे टॉमसन। और प्रोटॉन के खोजकर्ता हो जाते हैं हमारे गोल्ड स्टीन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हमारे होते हैं जेम्स चैडविक। क्या नाम था इनका? जेम्स चैडविक बेटा, पूरा नाम जेम्स चैडविक। ठीक है ना, तो ये तीनों लोगों को आपको ध्यान रखना है, तीनों लोगों को आपको ध्यान रखना। एक और लिखना चाहो तो लिख लो, पॉजिट्रॉन एक शब्द आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता ही पूछ ली जाए तो इनकी खोजकर्ता एंडरसन नाम के व्यक्ति ने की थी सन 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सारी खोजें आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सर जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन ने की खोज जेम्स चैडविक ने की थी।
पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन नाम के व्यक्ति ने की थी, और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। वैद्युत बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन, और ऑप्शन जो बच्चा आपका रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने आपका क्वेश्चन जो दिया है, द्रवों में कणों के अस्तित्व और गति का सबसे अच्छा प्रमाण किसने प्रदान किया, तो ये प्रदान किया था आपके रॉबर्ट ब्राउन ने ही, ठीक है। और साथ साथ ध्यान रखना है भी, रॉबर्ट ब्राउन ने ही तुम्हारी खोज की थी, किसकी, रॉबर्ट ब्राउन ने ही तुम्हारी केंद्रक की भी खोज की थी सन 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की भी खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा कि किस अवस्था की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है लेकिन निश्चित आयतन होता है। ऑप्शन इज क्रिप्टॉन, केरोसिन, कार्बन, स्टील, ऑक्सीजन। चार ऑप्शन दिए गए, तो ध्यान रखना, कह रहा किस अवस्था की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तो आप ध्यान रखो, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी आकृति क्या होती है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती है ना। तो वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, ऑप्शन राइट हो जाएगा केरोसिन। केरोसिन ऑयल सुना है ना आपने, केरोसिन ऑयल यानी जिसे आप कहते हो मिट्टी का तेल, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसकी क्या आकृति निश्चित होगी, नहीं, आकृति निश्चित नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेटा केरोसिन ऑयल। अगर बात करें, ऑप्शन एक दिया गया है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन ऑप्शन दिया गया आपको, ठीक है, एक ऑप्शन दिया गया है क्रिप्टॉन। ये कौन सी गैस है, तो आप कहोगे सर इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है हमारी, यानी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैसों की खोज बेटा किसने की थी, इसकी खोजकर्ता हमारे हो जाते हैं रैमजे नाम के व्यक्ति। कौन, रैमजे नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अक्रिय गैसों की खोज की थी। और कौन कौन सी हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये हमारी हो जाती हैं अक्रिय गैसें। और पूछा जाए कि ये जो अक्रिय गैसें हैं किस ग्रुप में आती हैं, तो कहोगे पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट ग्रुप है, कौन सा बेटा, 18वां ग्रुप हो जाता है, उसमें हमारी ये अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है, नियॉन जिसका 10 हो जाता है, ऑर्गन 18 हो जाता है, क्रिप्टॉन 36 हो जाता है, और ये आपका 54 हो जाता है, और ये 86 हो जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी हमारी जीरो ग्रुप गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेस हैं, निष्क्रिय गैसें, ये सारे इन्हीं के नाम हैं बेटा, 18वें ग्रुप में आती हैं। जो पीरियोडिक टेबल का सबसे सबसे राइट हैंड का, जिसे आप कह सकते हो दायां पक्ष, तो दायां पक्ष का अंतिम छोर है जिसमें ये बैठाए गए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। और इसकी खोजकर्ता कौन हो जाते हैं हमारे, तो इसके खोजकर्ता आपके हो जाते हैं रैमजे नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा केरोसिन, जो क्वेश्चन में कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको याद करना है। पूछ लिया है क्या, जब वायु से भरे गैस जार को ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, वाष्प से भरे जार पर उल्टा रखा जाता है, तो निचले जार की लाल भूरी ब्रोमीन वाष्प ऊपर वायु वाले जार में जाती है। इस प्रयोग में बताना है क्या, ऑप्शन ए दिया गया है, ब्रोमीन जो है हमारी वायु से भारी नहीं हो सकती है क्योंकि, बी दिया गया है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जा रही है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका दिया गया, वायु और ब्रोमीन क्या है, घनत्व तो समान है, मतलब इनकी जो डेंसिटी है क्या इक्वल है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, ब्रोमीन वायु से भारी है, मतलब ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर, ठीक है, एयर, वायु ब्रोमीन से भारी है। तो आप ध्यान रखना किसकी बात की गई, ब्रोमीन। तो जो ब्रोमीन है हमारी किससे, एयर से क्या है, हैवियर है, यानी ब्रोमीन हमारी वायु से भारी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ऑप्शन नंबर सी है, जो हमारी ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है किससे भारी है, वायु से भारी है, वायु से हमारी क्या है, वायु से हमारी भारी है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रोमीन वाष्प का मोलर द्रव्यमान 160, कितना लिखना चाहो तो ठीक है, बाकी पर्याप्त है कि ब्रोमीन वायु से क्या है, भारी है, ठीक है। और सबसे सबसे लाल भूरी वाष्प किसकी होती है, तो इसी की होती है, लिख लेना, सबसे सबसे लाल लाल भूरी वाष्प किसकी होती है, तो ब्रोमीन की ही होती है, ठीक है। सबसे लाल भूरी वाष्प किसकी होती, सबसे लाल भूरी जो वाष्प होती है बेटा ये इसी की होती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ब्रोमीन वायु से भारी होती है, ब्रोमीन वायु से क्या होती है, भारी होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुमसे, कह रहा कि बताओ
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा कि ठोस में अणु स्थिर स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं। ऑप्शन बी, द्रव में अणु नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन सी, गैस में अणु टक्कर के अलावा एक दूसरे पर नगण्य बल लगाते हैं। डी, गैस के अणु उपलब्ध सभी स्थान गिरते हैं। तो ऑप्शन आप ध्यान रखना, ऑप्शन की बेटा हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी दिया गया है कि द्रव में अणु नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। तो ये कथन आपका सत्य नहीं है। बाकी जो है मतलब क्या, जो ठोस में अणु स्थिर स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं ये सही है। बाकी आपके सी और डी ये दोनों सही है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है कि द्रव में अणु अनियमित लेकिन व्यवस्थित होते हैं, ये ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए नहीं है, आप ध्यान रखना कौन सा, द्रव में अणु नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देलन जिसे आप सब्लिमेशन कहते हो बेटा नहीं करता। ऑप्शन है आपका आयोडीन, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए सब्लिमेशन की तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेटा सब्लिमेशन के लिए सोडियम क्लोराइड। क्या, सोडियम क्लोराइड जिसे आप कहते हो NaCl, क्या कहते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा सब्लिमेशन के लिए। इसी को आप क्या कहते हो बेटा साधारण नमक भी कह लेते हो, इसी को आप साधारण नमक भी कह लेते हो, ठीक है ना। और आपसे क्या ऑप्शन में दिया आयोडीन, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप कहोगे सर घेंगा रोग होता है। क्या हो जाता है, घेंगा रोग होता है। और घेंगा जिसे आप ग्वाइटर भी बोलते हो, अगर आपके पास लिखा हुआ हिंदी में भी ग्वाइटर आ जाए तो परेशान ना होना, आयोडीन की कमी के ही कारण हमारा क्या हो जाता है घेंगा रोग होता है। और घेंगा रोग यानी गले में सूजन, जो गला सूज जाता वही हमारा होता है ग्वाइटर रोग, ठीक है। और सी ऑप्शन आपको दिया गया बेटा अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी ध्यान रखना NH4Cl, क्या NH4Cl ये इसका हो जाता है क्या फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का। तो सारी बातें आप ध्यान रखना। आपसे किसकी उद्देलन की बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा कि बताओ यदि किसी वस्तु का तापमान, किसी वस्तु का टेम्परेचर 268 क्या दिया गया केल्विन में दिया गया, तो यह कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। आप सभी लोग परिचित होंगे कि जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है उसकी यूनिट ही तो होती है, केल्विन भी होती है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है और फ़ारेनहाइट भी होती है, ठीक है ना। तीनों मान होते हैं किसके, टेम्परेचर यानी तापमान के। डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज़ करते हो, फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हो और केल्विन भी यूज़। अगर आपसे कहा जाए एक फॉर्मूला लिख लेना आप बेटा डिग्री सेंटीग्रेड, क्या डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो आप K माइनस डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K माइनस 273। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, क्या याद कर लो, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K माइनस 273, ठीक है ना। डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K, यानी केल्विन में कितनी वैल्यू दी गई है 268, 268 माइनस 273। अगर यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 5 डिग्री, 5 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, फॉर्मूले की हो जाती है, जो आपको याद कर लेना है कि अगर हमें क्या दिया जाए केल्विन में मान दिया जाए और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ लिया जाए, तो हमें याद रखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है K यानी केल्विन माइनस 273। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या K की वैल्यू दी गई थी, यानी केल्विन में दिया गया था 268 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखोगे तो
माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस क्या है बड़ा है, 268 माइनस 273, तो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कह रहा कि इथेन का क्वथनांक, जो इथेन का क्वथनांक है कितना दिया गया है, माइनस का 88 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि डिग्री सेंटीग्रेड में आपको मान दिया गया है माइनस का 88 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में, माइनस का 88 डिग्री सेंटीग्रेड। और किस में पूछा है, केल्विन, यानी केल्विन में बताओ, केल्विन में बताओ, वही फॉर्मूला अभी आपने लिखा है उसी का यूज करना है। क्या, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, के माइनस 273, के माइनस 273, के का मान तुम्हें चाहिए बेटा, और डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया माइनस का 88 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दिया गया है 88 डिग्री, बराबर के माइनस 273, ठीक है ना। अब आप देखोगे माइनस का 273 डिग्री, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो ना इसको, माइनस का इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो के बराबर 273, 273 माइनस का 88, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से घटाओगे तो के बराबर 13 से 8 गए 5, 16 से 8 गए 185 डिग्री, तो यहाँ से केल्विन आप देखोगे तो केल्विन में मान कितना आ जाएगा, 185 डिग्री आ जाएगा। बात समझ गए ना बेटा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन माइनस 273, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया गया था माइनस का 88 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर के माइनस 273, 273 से हमने 88 डिग्री घटाया, तो के यानी केल्विन में कितना आ जाएगा 185 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा कि जब हम बर्फ को पिघलाते हैं तो छोटी लौ वाले गैस बर्नर से, किससे, छोटी लौ वाले गैस बर्नर से लगातार ऊष्मा दी जाती है, तो पिघलने के दौरान बर्फ का तापमान, ऑप्शन है आपका बहुत धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ता है, पहले स्थिर रहता है फिर घटता है, डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना बेटा क्या, कि बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जब आपसे कहा जाए कि बर्फ, जो हमारी बर्फ है को पिघलाएंगे, तो इसको पिघलाने के लिए छोटी लौ वाला जो हमारा गैस बर्नर होगा, जब ऊष्मा दोगे तो इस दौरान क्या होगा, डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है किसके लिए, ऑप्शन नंबर बी के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि जब जब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ बनता है, तो यह क्या है, कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है, कुछ ऊष्मा मुक्त करता है, ना तो अवशोषित करता है ना तो मुक्त करता है, या ए और बी दोनों। तो ध्यान रखना बेटा क्या होता है, कुछ ऊष्मा मुक्त करता है, ये कुछ ऊष्मा क्या है, कुछ ऊष्मा क्या है, ये मुक्त करता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कुछ ऊष्मा क्या है, ये मुक्त करता है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कुछ ऊष्मा मुक्त करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ पानी की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये आपको सीधे सीधे याद करके रखनी हुई है, किसकी, वाष्पीकरण की बात कर रहा है, तो बेटा ध्यान रखना 2.25 कितना, 2.25 इंटू 10⁶ जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम मतलब समझते हो, जूल क्या है, ये कार्य का मात्रक होता है। क्या, अगर हम बात करें वर्क की बात करें तो जूल क्या है, उसका मात्रक हो जाता है। अब चाहे वर्क हो चाहे इसके साथ आप एनर्जी भी यूज कर सकते हो। क्या, एनर्जी कौन कौन सी, जैसे हमने आपसे कहा एक होती है हमारे पास के ई जिसे कहते हो काइनेटिक एनर्जी, एक होती है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा जिसे आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, पी ई लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जीज को, तो ये होती है एम जी एच, एम जी एच, ठीक है। जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ पर हम देखें तो एम हमारा बेटा क्या होता है, एम हमारा होता है मास जिसे आप द्रव्यमान कहते हो, वी क्या होता है, तो वी होता है बेटा हमारा वेलोसिटी, ठीक है ना। एम मास है, एच आपकी हाइट होती है और जी ग्रेविटी होती है, जी क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ये सारी नोटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, सारी नोटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। और इन दोनों यूनिट की भी बात कर लें तो हम इन दोनों की भी यूनिट क्या हो जाती,
जूल हो जाती है। ठीक है, अगर हम वर्क की देखें ये एसआई यूनिट होती है, लेकिन अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट देखें, क्या सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट देखें तो क्या होगा, सीजीएस यूनिट इसकी हो जाती अर्ग, क्या हो जाती अर्ग, ठीक है ना, अर्ग। तो आपको वैल्यू ध्यान रखनी है बेटा, पूछा गया था कि पानी की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है तो 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कह रहा कि बताओ गैसों के द्रवीकरण के लिए उपर्युक्त स्थितियां हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशंस फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। ऑप्शन है बेटा निम्न तापमान और निम्न दाब, बी ऑप्शन है उच्च तापमान निम्न दाब, सी ऑप्शन है निम्न तापमान उच्च दाब, और लास्ट है उच्च तापमान उच्च दाब। तो ध्यान रखना किसके लिए बात कर रहा है बेटा, गैसों के द्रवीकरण के लिए। तो आपका क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल, और जो आपका प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, हाई। क्या होना चाहिए, अगर हम बात करें तो आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर टेम्परेचर ये कैसा होना चाहिए, निम्न यानी नॉर्मल कह सकते हो या लो कह सकते हो बेटा, लो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें प्रेशर यानी दाब की, बात करें हम प्रेशर की यानी दाब की, तो ये आपका कैसा होना चाहिए, हाफ, ठीक है ना। अगर हम प्रेशर देख लें, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बेटा क्या होता है, तो आप कहोगे फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है प्रेशर, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से यूनिट भी देख लें तो देख लो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या दाब का मात्रक ही होता है बेटा पास्कल। दोनों मात्रक किसके होते हैं, दाब, दाब का ही मात्रक पास्कल होता है और दाब का ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और फॉर्मूला क्या हो जाता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया ये हो जाता किसका, प्रेशर का। तो आपसे पूछा क्या गया था कि बताओ गैसों के द्रवीकरण के लिए, तो आप कहोगे सर जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा लो होना चाहिए, लेकिन जो हमारा क्या प्रेशर, टेम्परेचर लो प्रेशर हाई, यानी ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े जो होते हैं उसमें पानी ठंडा क्यों होता है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हो, ये घटना होती है कि जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिसके कारण से पानी उससे क्या होता है, रिसता रहता है, और रिसने रहने का ही कारण क्या है, उसको हम कहते हैं बेटा ईवापोरेशन। क्या कहते हैं, ईवापोरेशन, लिख लेना, ईवापोरेशन, ईवापोरेशन, यानी इसी को हम कहते हैं बेटा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें जो मिट्टी का घड़ा होता है वो कैसा होता है बेटा, छिद्र युक्त होता है, छिद्र युक्त होने के कारण उससे पानी धीरे 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 रिसता रहता है। तो लिखना चाहो तो लिख लो, मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा कैसा होता है, तो छिद्र युक्त होता है, छिद्र युक्त होता है, छिद्र युक्त होता है। पानी रिसकर क्या उससे बाहर आता रहता है, पानी, पानी रिसकर, रिसकर बाहर आता रहता है, बाहर आता रहता है, और वाष्पित हो जाता है इसी के कारण, और वाष्पित हो जाता है बेटा। ठीक है ना, तो यही घटना हमारी क्या कहलाती है, यही घटना हमारी इवापोरेशन कहलाती है, या जिसे आप कह सकते हो वाष्पीकरण भी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, कह रहा कि ठोस का द्रव अवस्था में, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। ऑप्शन इज परासरण जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं, बी संलयन जिसे फ्यूजन कहते हैं, सी उद्देलन या सब्लिमेशन कहते हैं, लास्ट वाष्पीकरण यानी
इवापोरेशन। तो ध्यान रखना, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इस घटना को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी उद्देलन। जो उद्देलन होता है बेटा क्या, ठोस से सीधे किसमें, गैस में। लिख लेना, जो उद्देलन होता है हमारा, उद्देलन जो होता है बेटा किससे, ठोस से। ठोस यानी सॉलिड से सीधे किसमें, सॉलिड से सीधे किसमें, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। किसमें, गैस अवस्था में। गैस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तन है या परिवर्तित है, कुछ भी लिख लो, परिवर्तन है। ठीक है ना। और अगर बात करें सबसे सॉलिड एग्जाम्पल की, तो कहोगे सर ड्राई आइस कह सकते हो। सबसे सॉलिड एग्जाम्पल की बात कर लें, सबसे सॉलिड एग्जाम्पल की बात कर लें तो आप कह सकते हो ड्राई आइस। क्या कह सकते हो, ड्राई आइस। और यही ड्राई आइस क्या होता है, CO2। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है ना। तो आपसे कहा जाए सब्लिमेशन या उद्देलन, तो जो उद्देलन है ठोस से सीधे किसमें बदल जाता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, गैस में बदलता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो सबसे सॉलिड एग्जाम्पल हमारा ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ हो जाती है, जिसे आप CO2 कहते हो। अगर पूछा है ड्राई आइस किसे कहोगे, तो CO2 को ही कहोगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कहोगे। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा उद्देलन। उद्देलन या बेटा सब्लिमेशन। ठीक है। कह रहा कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा अवशोषित होती। अगर हम पदार्थ की अवस्था देखें, तो अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके दौरान कौन सी ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन इज स्पेसिफिक हीट, सेकंड लेटेंट हीट जिसे आप गुप्त ऊष्मा कहते हो, तीसरी है ऊष्माधारिता, और लास्ट हो जाता हमारा विलयन ऊष्मा। तो ध्यान रखना, जब भी हम कभी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाते हैं तो उस दौरान उस पर जो ऊर्जा होती है अवशोषित होती है गुप्त ऊष्मा। बेटा कौन सी, गुप्त ऊष्मा, यानी जिसे आप कहते हो लेटेंट हीट। लिख लो, कौन सी, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। ठीक है। गुप्त ऊष्मा जो है परिवर्तन क्या है, परिवर्तन में अवशोषित या मुक्त होती है। लिख लो, लिख लो बेटा, जो गुप्त ऊष्मा है हमारी, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट जो है, अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन में अब कुछ भी हो सकता, पिघलना, उबलना या उद्देलन। लिखना चाहो पिघलना कह सकते हो आप, पिघलना। ठीक है ना, उबलना, उद्देलन, उद्देलन। ठीक है। में अवशोषित या मुक्त होती है, में अवशोषित या मुक्त होती है, या होती है। ठीक है। और इसकी सबसे मुख्य विशेषता की बात क्या होती है, अगर बात करें इसकी सबसे मुख्य विशेषता, जो इसका तापमान है वो स्थिर रहता है। लिख लो, सबसे मुख्य विशेषता इसकी, सबसे मुख्य विशेषता बेटा, सबसे मुख्य विशेषता, सबसे मुख्य विशेषता इसका तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है। ठीक है ना, जो तापमान है इसका क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो अगर बात की जाए तुमसे लेटेंट हीट, यानी जो आपकी गुप्त ऊष्मा है वो क्या पिघलना, उबलना या उद्देलन में अवशोषित या मुक्त होती है। एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर क्या है, स्थिर रहता है, यानी लेटेंट हीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बताओ श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ऑप्शन है आपका वाष्पीकरण, परासरण, विसरण और प्लाज्मोलिसिस। तो आपका ऑप्शन बेटा क्या राइट हो जाएगा, विसरण, जिसे आप अभी पढ़ भी चुके हो, इसके पहले पढ़ा है कि क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा विसरण, जिसे आप क्या कहते हो डिफ्यूजन, जिसे आप क्या कहते हो डिफ्यूजन। ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, डिफ्यूजन। अगर आप बात करो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया की, अगर आप बात करो किसकी, फोटोसिंथेसिस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करा देते हो, जल के साथ। जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वो क्या होती है, CO2 को जब आप रिएक्ट कराते हो
H2O यानी पानी के साथ किसकी उपस्थिति रहती है? तो आप कहोगे सर क्लोरोफिल की उपस्थिति रहती है। किसकी? क्लोरोफिल की उपस्थिति रहती है। साथ ही साथ किसकी? सनलाइट की भी उपस्थिति रहती है। हमें क्या बन के मिल जाता? तो ये हमें मिलता है बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज और साथ में क्या मिलता है? ऑक्सीजन। साथ में ऑक्सीजन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई तुमसे पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण में करने के लिए या प्रकाश संश्लेषण का जो हमारी प्रक्रिया होती है उसको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो कहोगे सर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी पानी, उपस्थिति प्रेजेंस रहेगी क्लोरोफिल और सनलाइट की, तब हमें प्राप्त होगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में आपकी बात कही गई थी किस प्रक्रिया के द्वारा, तो ये बेटा विसरण है, विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन है आपका ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिका या सिलिकॉन। ठीक है, तो अगर बात करें कौन सा तत्व नहीं है, तो तत्व तो आपका नहीं है बेटा सिलिका। क्या नहीं है? सिलिका। सिलिका क्या होता है? तो आप कहोगे सर SiO2। SiO2। अब ये क्या होता है? अगर कोई पूछे कि सिलिका तो हो गया SiO2, लेकिन इसका नाम पूछ दे तो कहोगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बेटा क्या? सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, और अगर हम देखें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो लिख लेना कार्बन का बेटा, कार्बन का अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है। कौन? तो ग्रेफाइट। ठीक है, और कार्बन के दो और भी याद कर लो बेटा, एक फ्लोरीन होता है और एक हीरा भी होता है। ठीक है, कार्बन का ही अप्रूफ है, एक हीरा भी लिख लेना और एक फ्लोरीन भी याद कर लो। ठीक है, फ्लोरीन। तो ये भी आपके क्या है? कार्बन के ही हो जाते हैं। ठीक है, जर्मेनियम की हम बात करें तो Ge होता है जिसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो जर्मेनियम, यहाँ पर लिख लो जर्मेनियम। सिंबल की बात करें तो बेटा Ge हो जाता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या बेटा कितनी हो जाती? 32 हो जाती है। ठीक है, तो सिलिका क्या होता है? SiO2, जिसे आप कहते हो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कार्बन का अप्रूव है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। अन्य याद कर लो हीरा और क्या? हीरा और फ्लोरीन भी इसी के अप्रूव है। अगर बात जर्मेनियम की कर रहे हो तो जर्मेनियम आपका हो जाता है P ब्लॉक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर जिसका 32 हो जाता है। सिंबल की बात करें तो Ge हो जाता है, और सिलिकॉन बेटा जो है Si। ठीक है, SI इसका सिंबल हो जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ना तो विद्युत का अच्छा चालक है और ना ही कुचालक है, मतलब ना ही गुड कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है। तो बताना तुम्हें गैलियम, जर्मेनियम, क्रोमियम, पोटेशियम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा जर्मेनियम। कौन सा? जर्मेनियम बेटा, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका हो जाता है Ge। क्या हो जाता है? Ge। और एटॉमिक नंबर बेटा इसका हो जाता है 32। क्या हो जाता है? 32। और ये पूछा जाए कि जो जर्मेनियम है क्या है, तो कहोगे सर अर्धचालक है। क्या है? जर्मेनियम हमारा क्या है? अर्धचालक है, अर्धचालक है। अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब सेमी कंडक्टर है। क्या है? तो बेटा सेमी कंडक्टर है। ठीक है, सबसे मुख्य उपयोग इसका कहाँ? तो ट्रांजिस्टर में, ए भी लिख लो। सबसे मुख्य उपयोग, सबसे मुख्य उपयोग इसका ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के साथ साथ डायोड में, डायोड में। ठीक है ना, और सिलिकॉन आप सभी लोग जानते हो, सिलिकॉन की अगर बात की जाए, सिलिकॉन की भी बात कर ली जाए तो सिलिकॉन जिसका सिंबल क्या होता है? SI होता है, और इसका एटॉमिक नंबर बेटा 14 होता है। ठीक है, और अन्य ऑप्शन आपके दिए गए हैं गैलियम, क्रोमियम और पोटेशियम, ये सब क्या है? धातु अच्छे चालक हैं। लिखना चाहो लिख लो गैलियम, गैलियम, पोटेशियम, गैलियम, पोटेशियम और क्रोमियम, क्रोमियम। ये जो धातु हैं सारे अच्छे चालक हैं, यानी गुड कंडक्टर हैं।
अच्छे चालक हैं यानी गुड कंडक्टर हैं। तो बात समझ गए कि जो हमारा जर्मेनियम है जिसका सिंबल बेटा क्या है, Ge है, एटॉमिक नंबर क्या है 32 है, ये क्या है तो ध्यान रखना ये अर्धचालक है जिसे आप सेमीकंडक्टर कहोगे। अगर इसके सबसे प्रमुख उपयोग यानी यूज की बात करें तो ट्रांजिस्टर कह सकते हो, डायोड कह सकते हो। सिलिकॉन जिसका सिंबल SI होता है, एटॉमिक नंबर 14 14 होता है। जो बचे अन्य ऑप्शन गैलियम, क्रोमियम और पोटेशियम, तो ये सभी क्या है, ये धातु जितने भी हैं ये सारे गुड कंडक्टर हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, आपका बेटा जो ऑप्शन हो जाएगा जर्मेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ बताओ बेकिंग सोडा और सोडा ऐश नामक यौगिकों के बीच जो तत्व सामान्य नहीं है वो है। तो ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ऑप्शन आपका बेटा राइट होगा हाइड्रोजन। अन्य फैक्ट की बात करें तो हाइड्रोजन जो है इसकी खोज आपकी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश। ध्यान रखोगे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है। कौन हो जाते हैं? हेनरी कैवेंडिश। ऑक्सीजन की जी पृष्ठले हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीजन की जी पृष्ठले हो जाते हैं। ठीक है ना। और नाइट्रोजन की रदरफोर्ड हो जाते हैं, नाइट्रोजन के रदरफोर्ड हो जाते हैं। ठीक है। और बातें कही गई बेटा बेकिंग सोडा, आप सभी लोग परिचित होंगे, और अगर नहीं परिचित हो तो क्या होता है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा होता है हमारा खाने वाला सोडा। क्या कहते हो इसको? खाने वाला सोडा। ठीक है ना, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है ना। इससे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो जाता है इसका NaHCO3। क्या हो जाता है? NaHCO3। और इसका अन्य नाम पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी को कह देते हैं हम लोग। ठीक। अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है तो वो भी लिख लेना वॉशिंग सोडा बेटा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिसे आप धामन सोडा भी कहते हो, जिससे आप धामन सोडा भी कहते हो। तो फॉर्मूला हो जाता है Na2, Na2 बेटा और CO3। क्या? Na2, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा जो होता है वॉशिंग सोडा या धामन सोडा। इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लिख लेना बेटा, इसका नाम कहा जाए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना। तो सारी बातें क्लियर हैं। अगर वॉशिंग सोडा धामन सोडा की बात की जाए तो ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। पूछा है धामन सोडा में पानी के कितने अणु होते हैं तो 10। कितने? 10। इसलिए हम इसको कहते हैं डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट की बात की जाती तो केवल सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, लेकिन 10H2O लग गया तो जिसकी वजह से हम लोगों ने लिख दिया डेकाहाइड्रेट। धामन सोडा बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जो बात की गई थी आपकी बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा की, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3 जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हो। और ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा बताओ सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं जो सामान्यतः द्रव अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आयोडीन और मरकरी, सेकंड है कौन सा? मरकरी और क्लोरीन, थर्ड है ब्रोमीन और आयोडीन, लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन और मरकरी। ठीक है। तो आप ध्यान रखना जो सामान्यता किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में। किसमें? सामान्यता द्रव अवस्था में, सामान्यता किसमें? द्रव अवस्था में। ठीक है। तो आप कहोगे सर ये ऑप्शन तो हो जाएगा क्या ब्रोमीन और मरकरी? क्या? ब्रोमीन और मरकरी। ठीक है। सबसे पूछा है कि सबसे कम गलनांक वाली धातु तो कहोगे मरकरी बेटा। क्या? सबसे सबसे कम गलनांक वाली, गलनांक वाली धातु, सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है बेटा? तो कहोगे मरकरी। ठीक है ना। तो सामान्यतः जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वो ब्रोमीन और मरकरी, और सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो वो मरकरी का ही होता है।
ऑप्शन यही कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बेटा क्या राइट हो जाएगा, ब्रोमीन और मरकरी। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखे। आपका काम है कि जितने भी फैक्ट्स हैं आप अपनी कॉपी में डे बाय डे नोट करेंगे और उसको समय समय पर आप एग्ज़ाम तक रिवीजन करते रहेंगे। तो आज आप यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलेंगे कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू।